हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 12। जितने भी मेरे स्टैंडर्ड 12 के स्टूडेंट्स हैं उनको आज मैं सोशियोलॉजी का जो ये पेपर है, भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, इसके बारे में पहले अध्याय से जो बचा हुआ था, पहले अध्याय की चीज़ें उसको आगे लेकर चलेंगे और उन्हें बताएंगे कि किस तरह का परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है और आगे मिलेगा। ठीक है। और साथ ही मैं एक चीज़ बता दूं, जितने भी अभी एग्जामिनी हैं, खास करके जो भी एग्जामिनी बैच हैं, जिनको अभी इस ईयर जो है यानी अगले साल फरवरी से जो एग्ज़ाम्स शुरू हो रहे हैं, तो वहाँ पर जिनको बैठना है उनके लिए खुशखबरी मैं बता दूं कि अगर आपको कोई भी ऐसा मतलब क्रैश कोर्स की आवश्यकता हो तो आप ज़रूर मेरे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। आप लोग के लिए सोशियोलॉजी का जो कोर्स है वो क्रैश कोर्स लेकर मैं आ रहा हूँ बहुत जल्द। आप लोग जल्द से जल्द मुझे डीएम करें ताकि मैं आप लोगों को अरेंज कर लूँ, और उसके साथ एक बेनिफिट होगा आप लोगों का, मुफ्त में इंग्लिश जो बेस होगा इंग्लिश का आपका पोएम से और प्रोज से, वो मैं ऐसे ही फ्री दूंगा आपको, और साथ ही कुछ क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग फटाफट तैयार हो लीजिए और मेरे साथ बैठ जाइए। देखिए, जहां तक हमने पहले अध्याय में पढ़ा था उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। जिनके पास बुक्स हैं वो बुक्स को देखेंगे, और जिनको नहीं वो मुझे मेरे पीछे जो है वहां फॉलो करेंगे, वहाँ आपको पता चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग जहाँ पढ़े थे उसके आगे से चल रहे। ये परिवर्तन जो हमने देखा कि उपनिवेशवाद की वजह से क्या क्या परिवर्तन आए, वहाँ सबसे एक अहम परिवर्तन आ गया। चूंकि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया तो हमारे लिए भाषा में अंग्रेजी का बोलना या लिखना बहुत मतलब यूज टू हो गया, यानी हम बोलना चाहे, हम लिखना चाहे, और ये अमूल परिवर्तन लाया हमारे जीवन में। ठीक है, तो हम अंग्रेजी भाषा का उदाहरण ले सकते हैं, जिसके बहुआयामी और विरोधात्मक प्रभाव से हम सब परिचित हैं। ठीक है, उपयोग में आने वाली अंग्रेजी मातृभाषा नहीं है, बल्कि हम पाते हैं कि बहुत से भारतीयों ने अंग्रेजी भाषा में उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाएं भी की है। बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जो अंग्रेजी भाषा को लेकर आगे बढ़े और साहित्यिक बने, उसके ऊपर उनका लेख जो है प्रकाशित हुआ और बहुत नाम और यश प्राप्त किया उन्होंने। अंग्रेजी के ज्ञान के कारण भारत को भूमंडलीकृत अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ, यानी ग्लोबल जिसको हम लोग बोल रहे हैं ना, तो ग्लोबल मार्केट में इंडिया का भी अपना एक रेप्यूटेशन जो है वो बना वहां पर। लेकिन यह भी नहीं भूला जा सकता है कि अंग्रेजी आज भी विशेषाधिकारों की द्योतक है। हर किसी के बश की बात नहीं है। आज भी देखते हैं जगह जगह पर लोग कहते हैं कि अंग्रेजी सीख रहे हैं, बोलना आसान नहीं है, बोलना सीख रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस कर रहे हैं, या खास करके जो एकदम निम्न वर्गीय लोग हैं उनके लिए अंग्रेजी बोलना उतना आसान नहीं है शिक्षा के अभाव के कारण। ठीक है, जिसे अंग्रेजी का ज्ञान नहीं होता है उसे रोजगार के क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दूसरी ओर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अनेक वंचित समूह के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ है। दलितों के संदर्भ में यह बातें उपयुक्त है। परंपरागत व्यवस्था में दलितों को औपचारिक शिक्षा से वंचित रहना पड़ा था, है ना, वहां औपचारिक जो शिक्षा उससे उन्हें वंचित रहना पड़ा था। अंग्रेजी के ज्ञान से अब दलितों के लिए भी अवसरों के द्वार खुल गए हैं। जो दलित शोषित वर्ग थे, जो कभी इन चीज़ों से वंचित रहें, तो हमारे इस अंग्रेजी के वजह से, अंग्रेजी के ज्ञान के वजह से उनके पास भी कई तरह के अवसर जो है उन्हें मिला, यानी उनके पास आ गया, रोजगार मिले उन्हें, और वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ सके। तो देखिए, एक अमूल जो परिवर्तन हुआ हमारे यहाँ उपनिवेशवाद की वजह से, तो वो था अंग्रेजी, जो अभी हम देख रहे हैं। तो अंग्रेजी की वजह से कहा जा रहा है कि एक तो ये ग्लोबल लैंग्वेज बना, चाहे आप नौकरी लेने जा रहे हो या पढ़ाई लिखाई का माध्यम बना, आप उसको, बहुत सारे भारतीयों ने उसे अपना एक माध्यम बनाया, शिक्षा का माध्यम बनाया, साहित्य का माध्यम बनाया, और उसके ऊपर किताबें लिख डाले, उसको लेकर नाम, यश, ख्याति प्राप्त किया। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का भी जो बाजार है वो भी चमका, काफ़ी चमका। साथ ही साथ जो दलित वर्ग थे ना, जो कहीं ना कहीं शिक्षा से, रोजगार से वंचित रहे, वो उनको भी ये इस चीज़ का फायदा हुआ अंग्रेजी की वजह से, वो भी आ गया है, उनको भी अवसर प्राप्त हुआ और वो नौकरी ले सके। ये हमने अभी देखा यहाँ पर, और एक पार्ट है उसको हम लोग आगे पढ़ लेंगे आज के लिए। तो देखेंगे वहाँ क्या है। इस अध्याय में हमने उन अनेक संरचनात्मक परिवर्तनों का उल्लेख किया है जो उपनिवेशवाद के कारण आए। ठीक है, जो अभी मैंने कहा आप लोगों के सामने। अब हम इस जानकारी के बाद उपनिवेशवाद को एक संरचना एवं व्यवस्था के रूप में समझेंगे।
आगे जब हम चलेंगे तो इसी उपनिवेशवाद को हम एक संरचना के रूप में, मूलतः वो हमारा जो संरचना था, हमारा जो इंडियन कल्चर जो था, उसमें वो किस तरह का प्रभाव डाला, क्या क्या परिवर्तन आया, औद्योगिकरण, नगरीकरण, इस क्षेत्र में क्या प्रभाव आया। जैसे हम लोग क्या संयुक्त परिवार में रहते थे, कृषि हमारा एकमात्र व्यवसाय था, ठीक है। और जब हम बाहर बढ़े, जब हमारे यहाँ से अंग्रेजों का शासन हटा, हम इंडिपेंडेंट हुए, तो हमारा मूलतः क्या किस तरह का परिवर्तन आया, जो हम आगे के चैप्टर में देखेंगे। उपनिवेशवाद ने राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक संरचना में नवीन परिवर्तन उत्पन्न किए। जाहिर सी बात है, राजनीतिक क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी, आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत नए नए परिवर्तन आया इसी उपनिवेशवाद की वजह से। रोजगार के साधन खुल गए, ग्लोबलाइजेशन हो गया। और इस तरीके से इस अध्याय में हम दो संरचनात्मक परिवर्तनों यानी औद्योगिकरण एवं नगरीकरण की चर्चा करेंगे। देखिए, अभी मैं जिक्र कर रहा था, यानी आगे जब हम चलेंगे तो औद्योगिकरण और नगरीकरण, उद्योगों का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। जाहिर सी बात है, पहले हमारा मूलतः जो रोजगार का साधन था वो था खेती, हार्वेस्टिंग, ठीक है, कृषि। लेकिन भारत एक कृषि प्रधान देश है, हमेशा कहा जाता है। तो जब हम वहां से बाहर निकले, ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो एक जगह से जब हम बाहर शहर की तरफ गए, यानी नगरीकरण, जो नगर का बसना हुआ। पहले भारत गांव का देश है, गांव का देश था, वहां से हम नगर की तरफ गए, शहर बसना शुरू हुआ, नगर बसना शुरू हुआ। तो वहां पर जब गए, उद्योग लगे, तरह तरह के उद्योग लगे, रोजगार के अवसर बढ़े, है ना। तो इससे रोजगार के अवसर बढ़े, हमारे मेल मिलाप बढ़ा, हमारे जो अंदरूनी जो संरचनाएं थी उसमें आमूल परिवर्तन आया उसमें, ठीक है। तो यहां हम जब आगे बढ़ेंगे तो इन चीजों के ऊपर अध्ययन करेंगे। हमारे विवेचन का मुख्य केंद्र तो विशिष्ट औपनिवेशिकतावाद होगा, पर साथ ही हम स्वतंत्र भारत में हुए विकास का भी उल्लेख करेंगे। यानी स्वतंत्र, जैसे अभी मैंने कहा स्वतंत्र हुआ भारत, तो वहां भारत में क्या विकास देखने को मिला। और हमारा जब स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, उनका यह मानना था कि जितने भी ज़्यादा हमारे यहाँ औद्योगिकरण होगा, उद्योगों का एस्टैब्लिशमेंट होगा, तो रोजगार का अवसर मिलेगा। तो इस तरह से क्या क्या परिवर्तन आया और हमारे आम जिंदगी में उसका क्या असर पड़ा, वो सब हम देखेंगे। इन सभी संरचनात्मक परिवर्तनों के साथ सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुए, जिनकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। जाहिर सी बात है, तो सांस्कृतिक परिवर्तन तो होना ही होना है। जो हमारा रहन सहन था, खान पान था, आचार व्यवहार था, हर चीज़ों में जब हम मेल मिलाप बढ़ाएं तो हमारे इन चीज़ों में परिवर्तन आना निश्चित था। तो ये कैसा परिवर्तन आया, ये जो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। हालांकि इन दोनों परिवर्तनों को अलग करना बहुत कठिन है। मैंने अभी कहा कि वो अगर है, एक दूसरे का पूरक है। तो अगर राजनीतिक परिवर्तन आएगा, आर्थिक परिवर्तन आएगा, सामाजिक परिवर्तन आएगा, तो सांस्कृतिक परिवर्तन भी अपने आप आना है। तो उसे अलग करना मुश्किल है। फिर भी आप देखेंगे कि संरचनात्मक परिवर्तनों की चर्चा कैसे सांस्कृतिक परिवर्तनों को सम्मिलित किए बिना कठिन है। यानी सांस्कृतिक परिवर्तन को अगर हम इसके साथ नहीं मिलाते हैं तो कैसे ये परिवर्तन का सिलसिला अधूरा रह जाता है, जो हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसे मैं यहीं छोड़ रहा हूं, क्योंकि ये पहला पार्ट था, जो आधा हिस्सा हम लोग आगे पढ़े थे और फिर हमने आधा हिस्सा को यहां देख लिया। थोड़ा थोड़ा करके अभी आगे बढ़ रहे हैं, आप इसको देखेंगे, इसके ऊपर नजर डालेंगे और यहां मुझे लिखेंगे, कहीं भी किसी तरह का दिक्कत होगा। सबसे पहले मैं आपको फिर से एक बार इस बात को दोहरा दूं कि जब आप इस बुक को लेकर बैठेंगे तो बुक का जो आपका शीर्षक ही क्या है, भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। यानी हमारे क्या परिवर्तन हुए, कौन कौन से क्षेत्र में परिवर्तन हुआ और उससे भारत किस तरीके से आगे बढ़ा, हमारे सामाजिक जीवन किस तरीके से आगे बढ़ा। और इसी का अध्ययन जानते हैं सोशियोलॉजी करता है, समाजशास्त्र करता है कि समाज कल कैसा था और आज कैसा है, किस दौर से हम लोग थे, मतलब गुजर रहे थे और किस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं और आगे की संभावना क्या है। यही विकास है। ठीक है, तो एवोल्यूशंस जो है, डेवलपमेंट किस तरीके से, डेवलपमेंट हम क्या कहते हैं, जो चारों दिशा, यानी यहां आर्थिक पक्ष भी है, सामाजिक पक्ष भी है, शैक्षणिक पक्ष भी है, जो सांस्कृतिक पक्ष भी है, सुरक्षा को देखा जाता है। हर तरह से हम आगे बढ़े या नहीं बढ़े, इसकी चर्चा जो है हम लोग आगे यहां करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसको आप ध्यान से पढ़ लें, देख लें और अगर कोई दिक्कत हो इसको डीएम करेंगे यहां से। तब तक मैं विदा लेता हूं और चलते चलते फिर से आपको यही कह रहा हूं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा ये कोशिश और मतलब आप लोगों के लिए सही है, तो आप ज़रूर यहाँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, ताकि कोई भी सूचना हो तो आप तुरंत आप इसको कनेक्ट कर पाएँ। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में फैलाएं, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।